नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे बिहार चुनाव से पहले आ रहे वक्फ संशोधन बिल की, जो अभी लोकसभा में चर्चा में है। लोकसभा में आज पेश होने के बाद इस पर बहस जारी है। लोकसभा में इस बिल को पास कराने के लिए एनडीए के पास जरूरी नंबर्स भी है। विपक्ष ने वक्फ संशोधन को मुसलमानों के खिलाफ बताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखा है। विपक्ष ने जिस तरीके से सीएए, 3 तलाक और धारा 370 के खात्मे पर मुसलमानों के बीच भ्रम फैलाया था, उसी तर्ज पर वक्फ संशोधन पर भी भ्रम फैला रही है। वक्फ का नाम मुस्लिमों के कल्याण के लिए संपत्ति का प्रबंधन करना था, लेकिन कांग्रेस और मुस्लिमों के रहनुमाओं ने इसे मुस्लिम वोट बैंक का एटीएम बना दिया, लूट खसोट का अड्डा बना दिया। लाखों करोड़ की वक्फ संपत्ति को निजी प्रॉपर्टी की तरह इस्तेमाल किया जाने लगा। गैंग बनाकर सरकारी और गरीब मुसलमानों की जमीन को कब्जा किया जाने लगा। आज तक वक्फ बोर्ड ने किसी गरीब मुसलमानों के लिए कोई अस्पताल का निर्माण नहीं कराया, कोई स्कूल नहीं बनवाई। मुसलमानों के बच्चों के लिए रोजगार परक ट्रेनिंग देने की व्यवस्था भी कभी भी वक्फ बोर्ड ने नहीं की। वक्फ की प्रॉपर्टी पर दुकान और प्रॉपर्टी का किराया वसूलना, मौलानाओं को सैलरी देकर उसका राजनीतिक इस्तेमाल करना, यही काम मूल रूप से वक्फ बोर्ड का रह गया था। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने आज संसद में कहा कि करीब 17.6 लाख एकड़ जमीन वक्फ के पास है, लेकिन उसकी आमदनी केवल 167 करोड़ सालाना है, जिसका यदि सही से प्रबंधन किया जाता तो 2006 में ही ये आंकड़ा सरकार ने दिया था कि यह 12,000 करोड़ इसकी आमदनी सालाना हो सकती है, जिससे मुस्लिमों का कल्याण करने के लिए योजनाएं तैयार हो सकती है। लेकिन मुस्लिमों को वोट बैंक बनाकर सिर्फ उसका सियासी फायदा उठाने वाली पार्टियों को यह पसंद नहीं है कि मुसलमानों की तरक्की हो। वे पढ़ लिख कर अपने भविष्य का फैसला खुद करने लगे। वक्फ कोई धार्मिक संस्था नहीं है। आज अमित शाह जी ने भी कहा, किरण रिजिजू ने भी कहा, अनुराग ठाकुर ने भी कहा, और जिस किसी भी वक्ता ने इस पर बात की उन्होंने कहा कि ये कोई धार्मिक संस्था नहीं है, बल्कि एक ट्रस्ट है। लेकिन भ्रम यह फैलाया जा रहा है कि इस संशोधन के जरिए सरकार उनकी मस्जिदों पर, मज़ारों पर कब्जा कर लेगी, मदरसों पर कब्जा कर लेना चाहती है। जो लालू प्रसाद यादव 2 दशक पहले खुद वक्फ पर जमीन कब्जे का आरोप लगाकर इसे खत्म करने की बात कर रहे थे, आज वही चुनाव से पहले इसके बारे में भ्रम फैलाने वाली टीम में शामिल हो गए, ताकि जेडीयू और एलजेपी को मुसलमान वोट ना करें। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और असदुद्दीन ओवैसी ने एनडीए के प्रमुख साथी टीडीपी, जेडीयू और लोजपा को आगाह किया है कि यदि वो इस संशोधन का समर्थन करते हैं तो मुसलमान उन्हें कभी भी वोट नहीं करेंगे। इसका जवाब देते हुए जेडीयू सांसद और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने साफ किया कि यह संशोधन मुसलमान विरोधी नहीं, बल्कि मुसलमानों की तरक्की के लिए है। वक्फ एक्ट के खिलाफ सुदर्शन न्यूज अपने स्थापना काल से ही लगातार आवाज उठाता रहा है। अपने 20 से 21 वर्षों की यात्रा में लगभग हर वर्ष इसके खिलाफ जमकर आवाज बुलंद की है। बिंदास बोल में इसके खिलाफ हमने सीरीज चलाई हुई है, और आज जो हो रहा है उसमें सुदर्शन न्यूज का भी योगदान है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या वक्फ के जरिए मुस्लिम भू माफिया कर रहे हैं जमीन जिहाद? क्या वक्फ संशोधन बिल सही में मुसलमानों के विरोध में है? क्या संशोधन के प्रावधान से डर गया है विपक्ष? क्या विपक्ष को सताने लगा है अपने वोट बैंक के खिसकने का डर? वक्फ के खिलाफ झूठ फैलाकर विपक्ष मुसलमानों को एनडीए के खिलाफ करना चाहती है। करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान भी होंगे, उनसे भी परिचय करवाएंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, और उस रिपोर्ट के बाद आज दिन भर जो लोकसभा में हुआ है, जो चर्चा में जिस किसी बड़े नेता ने, जिस किसी प्रमुख नेता ने जो कहा है, वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन पहले छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं, रिपोर्ट के बाद प्रतिक्रियाएं। और अभी चूंकि लोकसभा में बहस जारी है, तो इस दौरान अगर लोकसभा में कोई बड़ी बहस होती है, कोई बड़ा नेता बोलने के लिए आते हैं, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। मजहब के नाम पर गैर कानूनी रूप से संपत्तियों को हड़पने वाले वक्फ बोर्ड ने मुसलमानों के विकास के लिए सच्चर कमेटी की एक भी सिफारिश पर काम नहीं किया। गरीब मुसलमानों के प्रति अपने दायित्वों का पालन करने के बजाय बोर्ड में बैठे मौलाना अपना पेट भरते रहे। देश में मचाए अपने मजहबी लूट के कारण आज देश में वक्फ बोर्ड के पास रेलवे और सेना के बाद तीसरी सबसे बड़ी संपत्ति है। वक्फ बोर्ड आज देश भर में करीब 8,70,000 संपत्तियों को नियंत्रित करता है। ये संपत्तियां करीब 9,40,000 एकड़ जमीन पर फैली हुई है, जिनकी अनुमानित कीमत 1,20,000 करोड़ रुपए है। दुनिया में सबसे ज्यादा वक्फ संपत्ति भारत में है, लेकिन इतनी अथाह संपत्ति के बावजूद वक्फ मुसलमानों के लिए जो कर सकता था वो नहीं कर पाया। आज लोकसभा में पेश किया गया बिल वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को कानूनी दायरे में लाए जाने का प्रस्ताव है, जिसमें केंद्र सरकार
वक्फ बोर्ड के वित्तीय लेन देन और कामकाज की निगरानी कर सकेगी। वक्फ बोर्ड में मुस्लिम महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व मिलेगा। जिन बातों को नजरअंदाज करते हुए तुष्टीकरण से मजबूर विपक्षी पार्टियां बिल का विरोध करते हुए इसे मुस्लिमों से उनके घर दुकान छीनने की साजिश बता रही है। लेकिन इस उम्मीद बिल से सिर्फ धंधे की दुकानदारी करने वालों के घर और दुकानें छीने जाएंगे, न कि गरीब मुसलमानों के मस्जिद और मजार। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन। आपका ही आग्रह था कि कमेटी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बने। अगर कमेटी ने कोई बदलाव ही नहीं करने हैं तो ये कांग्रेस जैसी कमेटियां नहीं, हमारी लोकतांत्रिक कमेटी है मान्यवर, जो दिमाग चलाती है। कांग्रेस के जमाने में कमेटियां होती थी जो थप्पा लगाती थी। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं, ये जो बिल लाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी में एक मुकाबला चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुकाबला चल रहा है कि खराब हिंदू कौन बड़ा है। ये वक्फ बोर्ड का जो प्रावधान किसी मस्जिद, किसी मंदिर, किसी धार्मिक स्थल का व्यवस्था का कोई लेना देना नहीं है। ये सिंपली एक प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट का विषय है। ये कोई मुसलमान अपना ज़कात देता है, फितरा देता है, उसको हम पूछने वाला कौन होते हैं? ये आपका धार्मिक भावना से जुड़े हुए चीज है, उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये वक्फ प्रॉपर्टी का मामला है, लेकिन वक्फ प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट करता है, मुतवालिज करता है। ये आपको इतना बेसिक ये फर्क जो है अगर समझ में नहीं आते या जानबूझ करके आप नहीं समझना चाहते हैं। क्या ये दूसरे धर्मों से इस प्रकार का सर्टिफिकेट मांगेंगे कि आपका 5 साल हुआ या नहीं हुआ? ये सिर्फ इसी बिल में क्यों? ये संविधान के विरोध में नहीं है, ये आर्टिकल 26 के विरोध में नहीं है। सरकार क्यों धर्म के इस मामले में दखल अंदाजी कर रही है कि आप इस धर्म का अविश्वास करते हो कि नहीं हो, उसका पहले मुझे सर्टिफिकेट दो। ये किस प्रकार का न्याय बना रहे हैं? मुस्लिम कोई धार्मिक संस्था नहीं है। वक्त ऐसा नैरेटिव बनाया जा रहा है जैसे ये कोई मुसलमान, हाँ उस ट्रस्ट को ये हक है, उस ट्रस्ट को ये अधिकार होना चाहिए कि वो मुसलमान समुदाय के हर वर्ग के साथ, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, गरीब हो, अमीर हो, पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, सभी वर्ग के लोगों के साथ न्याय करे, जो नहीं हो रहा है। हमारी जमीन, ये बार बार वामसी पोर्टल का जिक्र हो रहा था। वामसी पोर्टल में प्रॉपर्टी है 4,90,000 से एकदम मंत्री जी ने, माननीय मंत्री जी ने कहा 7 लाख कुछ चली गई। तो ये प्रॉपर्टी कोई वक्त नहीं की गई किसी ने। ये जो वामसी पोर्टल के ऊपर दर्ज हुई संपत्ति, कब्रिस्तान के अंदर वसूगा, एक प्रॉपर्टी वसूगा, एक प्रॉपर्टी मस्जिद, एक प्रॉपर्टी में कब्र, एक ही प्रॉपर्टी की 3-3, 4-4 बना दी और आपने बता दिया कि वामसी पोर्टल ने। राहुल गांधी जी सदन में नहीं, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं, मात्र 200 लोगों के हाथ में अपने वक्फ बोर्ड दे रखे हैं और देश की लाखों करोड़ रुपए की संपत्ति उनको दे रखी है। क्या उनसे छुटकारा दिलाना चाहिए कि नहीं दिलाना चाहिए? क्या आम मुस्लिम को उसका लाभ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? क्या मुस्लिम महिलाओं को, बच्चों को लाभ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? क्या विधवाओं को लाभ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आप महिला विरोधी क्यों हैं? मुस्लिम विरोधी क्यों हैं? आप बदलाव विरोधी क्यों हैं? ये सवालों का जवाब आपको देना ही पड़ेगा। In the proposed Waqf bill, the Parliament has no power to legislate any law in respect of the land and building vested in possession of the state in respect of the Waqf property. तो वक्फ को लेकर के चर्चा अभी भी लोकसभा में जारी है। आज हो सकता है देर शाम तक इस पर वोटिंग भी हो जाए और लोकसभा से इसे पास करवाने के बाद राज्यसभा में कल इसे इंट्रोड्यूस किया जाए ताकि ये कानून बनने की दिशा में आगे बढ़ जाए। उसके बाद राष्ट्रपति के पास पहुंच के उस पर राष्ट्रपति के साइन के बाद यह कानून की सख्त इख्तियार कर लेगा। करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ आज 3 मेहमान हमारे साथ हैं। नेहा धवन जी है बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर, लक्ष्मीकांत जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर, और इसके अलावा निहोरा प्रसाद है हमारे पास जेडीयू के प्रवक्ता के तौर पे। तीनों मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत में लक्ष्मीकांत जी से करना चाहूंगा। लक्ष्मीकांत जी, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो ये दिन भर से आपने भी चर्चा सुनी होगी, अभी चर्चा जारी ही है, चली रही, लेकिन कांग्रेस की जो आपत्ति है, कांग्रेस कह रही है कि सरकार जो है मुसलमानों के
इंटरनल पर्सनल मामले में दखल करना चाहती है, उनकी मंदिरों को, मस्जिदों को, मज़ारों को दखल करना चाहती है, अधिकार करना चाहती है, गवर्न करना चाहती है। जबकि ऐसा बिल में कुछ भी नहीं है। एक नहीं 3-4 वक्ताओं ने इसे कहा, और खास तौर पे जो अमित शाह जो है, अभी थोड़ी देर पहले अमित शाह बोल रहे थे, उन्होंने भी इस बात को साबित किया कि भ्रम फैलाया जा रहा है। आखिर भ्रम क्यों फैलाया जा रहा है? 200 लोगों के, अभी अनुराग ठाकुर जी को आपने भी सुना होगा, 200 लोगों के हाथ में इतने लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी आपने दे दी है, और जिस उद्देश्य के साथ वक्फ बना था उस उद्देश्य का पालन हो रहा है, नहीं हो रहा है, धांधली हो रही है, जमीन जिहाद हो रहा है, इसको देखने वाला कोई नहीं, सब मिलजुल करके बांट के खाने वाले। लक्ष्मीकांत जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करें अपने आप को, अनम्यूट करें अपने आप को, मोबाइल को अनम्यूट करें। लक्ष्मीकांत जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करें अपने आप को। चलिए, आपकी आवाज नहीं, तब तक मैं निहोरा प्रसाद जी के पास जाऊंगा। निहोरा जी, ये बिहार के संदर्भ में अगर हम इसको देखें तो चुनाव से पहले, बिहार में अभी चुनाव है, चुनाव से पहले जेडीयू पे भी बहुत सारे बातें, एक तरीके से कहें विपक्ष ने जो है ललचाने की काफ़ी कोशिश की, डराने की काफ़ी कोशिश की, और नसीहत दी कि अगर आपने संशोधन बिल का समर्थन किया तो शायद मुसलमान आपसे छिटक जाएंगे। तो कम से कम चलिए ये तो मानते हैं विपक्ष के लोग कि मुसलमान जो बिहार के हैं वो जेडीयू के साथ में हैं। क्या आपको लगता है कि संशोधन के आने से जो बिहार के मुसलमान हैं उनका कल्याण सरकार और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाएगी? आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आपकी आवाज भी बीच में आ रही थी, अभी बीच में आवाज नहीं आ रही आपकी। एक बार मेरी आवाज नहीं जा रही है? अब आ रही है जी, अब आ रही है। बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने भाषण के माध्यम से नहीं, कार्यों के माध्यम से बिहार के लोगों को और देश के लोगों को दिखाने का काम किया कि अक़लियतों के लिए कितना काम किया है। बताइए, जो आज इस बिल का विरोध कर रहे हैं उनसे सवाल किया जाना चाहिए कि बिहार में 15 वर्षों तक आपने शासन किया, 5 काम अक़लियतों के बारे में बता दें तो मैं मानूंगा कि काम किया है। भाई, हमने जो विवाद हुआ करता था बिहार में, जिस कब्रिस्तान को लेकर गाय भैंस इत्यादि बांधे जाते थे, जो विवाद था उसको नीतीश कुमार जी ने घेराबंदी करके उस विवाद और झगड़ा को समाप्त किया। साथ ही जो माइनॉरिटी हैं उनके उन्नयन के लिए, आर्थिक उन्नयन के लिए, सामाजिक उन्नयन के लिए, शैक्षणिक उन्नयन के लिए और रोजगार के लिए भी जो काम नीतीश कुमार जी ने किया है वो काबिले तारीफ है। सबसे आश्चर्य बात यह है कि बीजेपी के साथ रहते हुए, जिस बीजेपी के प्रति अपोजिशन का या मुसलमानों का ओपिनियन दूसरे तरह का है, उसके साथ रहते हुए भी नीतीश कुमार जी ने काम किया है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं कि कम से कम नीतीश कुमार जी पर ट्रस्ट करिए कि नीतीश कुमार आने वाले दिनों में भी उनके हितों के पक्ष में काम करेंगे, उनका जो सारे काम करेंगे। मैं एक चीज निहोरा प्रसाद जी और भी जानना चाहूंगी, देखिए संशोधन करके आप इतना कुछ कर पा रहे हैं तो क्यों ना इस बिल को खत्म कर दिया जाए? स्क्रैप करने की बात क्यों नहीं कहता? अगर इस एक्ट को ही स्क्रैप कर दिया जाए। नहीं, संशोधन देखिए प्रक्रिया के तहत होते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम में कई प्रक्रियाएं हैं संवैधानिक रूप से, बिल्कुल, जिसमें 24 में विधेयक आए थे तो जेपीसी में चला गया, और जेपीसी में सारे पार्टियों के मेंबर होते हैं, सारे लोगों ने सलाह दिया और उस सलाह के बाद जो कुछ संशोधन होकर आए। अगर जो वक्फ बोर्ड में कुछ लोगों का कब्जा है या मिसयूज ऑफ लैंड किए जा रहे थे, अगर उसको सुव्यवस्थित करने के लिए कोई अमेंडमेंट हो तो हमारी पार्टी निश्चित रूप में इसी आधार पर समर्थन भी किया है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा सवाल निहोरा प्रसाद जी दूसरा है। मैं एक बार मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। लक्ष्मीकांत जी, क्या आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी, आपकी आवाज लेकिन अभी भी नहीं आ रही लक्ष्मीकांत जी। आप जरा एक बार, मैं पीसीआर से भी कहूंगा कि एक बार लक्ष्मीकांत जी की ऑडियो को एक बार टेस्ट करें। आपकी आवाज नहीं आ रही है अभी नहीं। नेहा जी के पास में जाऊंगा। नेहा जी, जो कानून इतना खराब है, जो एक्ट इतना खराब था, उसमें संशोधन एक नहीं 2 बार, तीसरी चौथी बार ये संशोधन हो रहा है। संशोधन करके हम इसे दुरुस्त करने की कोशिश कर रही है बीजेपी।
लेकिन क्या आपको लगता है कि नहीं संशोधन से ज़्यादा बेटर होता कि इसे स्क्रैप कर दिया जाता, तो शायद ज़्यादा भला होता, रिजल्ट थोड़ा और ज़्यादा अच्छा होता? देखिए मुकेश जी, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर डिबेट कर रहे हैं। और जब जब 2014 से लेकर अब तक जब जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने भारत के संविधान की अनियमितताओं को खत्म करने की बात की है, तब तब इस तरह की डिबेट की जरूरत हमें पड़ी है। देखिए, इस बार वक्फ बोर्ड के कानून में संशोधन की जो बात हो रही है, बिल्कुल सही कहा आपने। आजादी से पहले भी ये था और इसमें आजादी के बाद तक अब तक 5 बार संशोधन जो है वो किए गए हैं। 2024 का ये छठा संशोधन होगा। तो मुझे एक बात तो सबसे पहले यही पूछनी है मुकेश जी, आपकी बात पर भी आऊंगी, आपके प्रश्न का भी जवाब दूंगी। देखिए, संशोधन जब 5 बार पहले हो चुके हैं, तो संविधान में अगर छठा संशोधन है तो उस पर ही इतना बवाल क्यों? जब 5 बार पहले संशोधन हुआ, जबकि वो संशोधन गरीब मुसलमान और जो पिछड़े मुसलमान हैं उनके लिए वो संशोधन नहीं थे। संशोधन थे जो अमीर मुसलमान है, जिनका दबदबा है, जिसकी लाठी उसका भैंस। वो वाली बात थी कि वक्फ बोर्ड पर केवल कुछ बड़े परिवारों का, बड़े मुसलमान परिवारों का अधिकार जमा रहे, उसकी संपत्ति की जो भी आमदन होती है उस पर उनका कब्जा रहे। जबकि वो संपत्ति की जो आमदन के से जो भी पैसा आता है, वो पैसा गरीब मुसलमान परिवारों के कल्याण के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। वो संशोधन भी जब स्वीकार्य हुए, तो जब 2024 में भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय में इस कानून में ऐसे संशोधन किए जा रहे हैं जिससे कि मुसलमान महिलाओं को फायदा हो सकता है, गरीब पिछड़े मुसलमान को फायदा हो सकता है, बच्चों और युवाओं के लिए रोजगार और शिक्षा के और स्वास्थ्य के अन्य चीजों में उनकी आमदन का पैसा खर्च हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। ये जो संशोधन है ये इनफैक्ट गरीब मुसलमानों के कल्याण के लिए जो योजनाएं बननी चाहिए थी वो योजनाएं बन नहीं रही है, और उसके प्रबंधन के लिए जो काम किया जाना चाहिए था वो नहीं हो रहा। इसके लिए संशोधन किया जा रहा है। लक्ष्मीकांत जी, अगर आपकी आवाज, मेरी आवाज तो अब तक पहुंच रही है। जो आपने प्रश्न पूछा था कि खत्म क्यों नहीं करना चाहिए, देखिए, खत्म करना किसी भी चीज को मैं कहूंगी कि अभी इस वक्त पुराने जो वक्फ कानून बना था, जब शिया और सुन्नी की जो आपसी जो प्रॉपर्टी संपत्ति के जो बातों के लिए इस वक्फ बोर्ड का शुरुआत हुई थी, उस बात को अगर हम मद्देनजर रखते हैं तो इस बात को खत्म नहीं करना चाहिए। और अगर वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है और वो लीगली है और वो बिल्कुल दुरुस्त रूप से उसकी जांच करके हम निकालते हैं, तो वो अगर जनता के कल्याण के लिए इस्तेमाल होता है तो इसे खत्म नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर ये कुछ लोगों के चंगुल में फंसा हुआ बोर्ड हो और दूसरे जो धर्म के लोग हैं उनको जो है प्रॉब्लम में लाने के लिए हो, उस पर संशोधन होना बहुत जरूरी है। नहीं, बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बाकी हमारे संविधान के हिसाब से ही जो है इस तरीके की चीजें किसी दूसरे धर्म में नहीं है। अगर आप मुस्लिम धर्मों में या जो वक्फ तो अरबिक शब्द है जिसमें कहते हैं कि अल्लाह के लिए दान की गई जो ज़मीन होती है, वो उसका मतलब ये होता है। तो ठीक है, अल्लाह के लिए अगर आपने कुछ दान किया है तो उसका देख रेख जो है वो सरकार भी ऐसी बहुत सारे ट्रस्ट का करती है, सरकार करेगी। अगर आप में करप्शन है, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको स्क्रैप करना भी तो एक तरीका हो सकता है सुधार का। ये भी सुधार का ही तरीका है। जो ठीक आप नहीं कर पाने, लाइए सरकार करेगी। बहुत सारी चीज़ों का अधिग्रहण करना तो हमेशा सरकार के का अधिकार रहा है। बैंकों का भी अधिग्रहण किया गया, नेशनलाइज कर दिए और उसके हिसाब से चले अपना, ताकि सरकार का सीधा नियंत्रण हो। नहीं कर सकती हैं, उन ट्रस्ट का भी जिम्मेदारी जो है वो लोकल कलेक्टर और जिला स्तर पर कलेक्टर ही देखते हैं, सरकार उसका अभिग्रहण करती है। जी बिल्कुल। लक्ष्मीकांत जी से मेरी बात नहीं हो पा रही, उनकी आवाज नहीं पहुंच पा रही, तो कांग्रेस का पक्ष भी जो शायद नहीं है। लक्ष्मीकांत जी, क्या आपको एक बार फिर से अपने को अनम्यूट करके एक बार बोले? जी बोलिए। नहीं लक्ष्मीकांत जी, पता नहीं क्यों आपकी आवाज़ नहीं आ रही। एक बार मैं कहूँगा कि शायद टेलीफोन लाइन को एक बार दोबारा चेक करें। मैं डॉक्टर निहोरा प्रसाद जी के पास एक बार दोबारा जाऊँगा। निहोरा प्रसाद जी, स्क्रैप के बारे में जैसा नेहा जी ने कहा, आपने भी कहा, लेकिन एक जो चीज़ें हो रही है, और सैफ आरजेडी से सैफ भी जुड़ गए हमारे साथ। सैफ अली, शुरुआती दौर में देखें तो जब आपकी सरकार थी बिहार में, तब लालू प्रसाद यादव भी इस बात को कहते थे और बार बार कहते थे कि वक्फ जो है वो नाजायज कब्जा किए हुए जमीन पर, इसको वक्फ के कब्जे से जमीन को छुड़ाया जाए, इसकी बात लालू यादव कहते थे। आज रविशंकर प्रसाद जी ने भी संसद में इसका जिक्र किया। लेकिन आज जो है वो उन लोगों के साथ खड़े हैं जो इस वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं। क्या ये चुनाव का असर है? क्या
चुनाव में उनको लगता है कि ऐसा करने से शायद मुसलमान वोट जो है उनको मिल जाएगा और बटेगा नहीं, जो कि जेडीयू, आरजेडी और हम में जो है ये वोट जो उनका बट रहा है मुसलमान का, उनको लग रहा है इसके लिए साथ विरोध करना जरूरी है, तो आज वो विरोध कर रहे हैं। सैफ अली खान जी कंप्लीट कर ले फिर मैं हूँ। सैफ अली जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। एक बार मैं अपने पीसीआर की टीम से कहूंगा कि जरा ऑडियो पहले चेक करके किन्हीं को जो है जरा फ्रेम भी सही से बनाएं। जी ये बजट बहुत वक्फ बोर्ड का जो जी बोलिए बोलते रहिए, सुना आवाज दे रही है, आवाज आ रही है। वक्फ बोर्ड का जो पास हुआ इसका मैं खैर मकदम करता हूँ, मैं इस्तकबाल करता हूँ। ये बहुत अच्छा वक्फ बोर्ड है। जो वक्फ की संपत्ति पर काबिज लोग हैं उनको उनके कब्जे से मुक्ति मिलेगी। 2-3 अमेंडमेंट आए, वो और अच्छा आया कि पहले कलेक्टर को ये अधिकार दिया गया था कि वो 6 महीने के अंदर वक्फ की संपत्तियों की सुनवाई करे, या वक्फ के फेवर में फैसला दे या वक्फ के खिलाफ में फैसला दे। कोई भी व्यक्ति उसके खिलाफ कोई ऊपरी अदालत में नहीं जा सकता। लेकिन एक अमेंडमेंट, बिल्कुल आपकी आवाज नहीं आ रही है और मुझे लग रहा है कि जो बात जी जो एनडीए के लोग हैं, जो एनडीए से एलाइज पार्टनर है, उनका प्रेशर काम आया। और भी जो वक्फ के लोग काबिज वक्फ है, वक्फ एज यूजर, उस पर भी बहुत अच्छा प्रस्ताव आया है। 2 गैर मुस्लिमों को रखने का प्रस्ताव, 2 महिलाओं को रखने का प्रस्ताव खैर मकदम करता हूँ। जो वक्फ प्रॉपर्टी पे बैठे हुए लोग हैं, मैं लालू जी की उन बातों को भी दोहराता हूँ जो वक्फ यूजर बन के वक्फ की प्रॉपर्टी का बंदरबाट करते थे, उनके पैसे का मिसयूज करते थे, उन सब पे लगाम लगेगा। ये शायद बहुत अच्छा बिल है जो 2-3 अमेंडमेंट के बाद आया है। अगर कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को इसके खिलाफ सड़कों पे नहीं आना चाहिए। मेरी पार्टी तो कतई नहीं आएगी। नहीं, आपकी पार्टी तो आ रही है आज, आपकी पार्टी खड़ी है इस संशोधन के खिलाफ। पोजीशन में है, सरकार के हर फैसले का खैर मकदम करना हमारा काम नहीं। ये कैसा तो हर फैसले आप अच्छी बातों का, ऐसा थोड़ी है मजबूरी है विपक्ष की जो सरकार के हर अच्छे फैसले का भी आप विरोध करें। ऐसी कौन सी मजबूरी है? ये कोई ना संवैधानिक मजबूरी तो है नहीं आपकी। तरमीमी बिल वक्फ अमेंडमेंट एक्ट इज वेरी यूजफुल फॉर आवर कम्युनिटी, आवर पुअर मुस्लिम, सबके लिए है। चलिए ठीक है, लालू यादव जी को आपकी बात समझ में आए और वो भी समर्थन में आ जाए तो मुझे लग रहा है कि शायद उनका कुछ भला हो जाए। लेकिन शायद अभी उनकी तबीयत खराब है, वो पटना आने वाले हैं 7 बजे और वो एम्स में उनके इलाज के लिए उनको लाया जा रहा है। इस पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन अपने मजहबी इदारों के एडमिनिस्ट्रेशन का हक देता है, लेकिन वक्फ बोर्ड के बारे में इसको उल्टा किया जा। सर 2 मिनट सर प्लीज 2 मिनट्स। सरकार इसे एक सेक्युलर बॉडी मान रही है और इसमें गैर मुस्लिमों को शामिल करने की बात कह रही है। आपके मुंह से सेक्युलरिज्म की बात सुनकर अच्छा लगा, लेकिन अगले ही पल ये भ्रम टूट जाता है, क्योंकि आपको सिर्फ दान देने के लिए प्रैक्टिसिंग मुस्लिम का आपने क्लॉज डाला है, लेकिन बोर्ड में बैठने के लिए मुस्लिम होने की कोई आपकी क्लॉज नहीं है। तो इससे आपकी जो दोहरी नीति है वो साफ जाहिर होती है। ये वही सरकार है जिसने राम जन्मभूमि ट्रस्ट में ये लिख दिया कि जिला अधिकारी भी अगर होगा तो हिंदू होना चाहिए। कोई मुझे बताए कि वहां पर सेक्युलरिज्म का रस क्यों नहीं घोला गया। सर आखिर में मैं अपनी बात को खत्म करने से पहले, महिलाओं का मुद्दा बार बार उठाया जा रहा है। सरकार का कहना है कि बोर्ड में मुस्लिम महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन देंगे। इस कानून से पहले भी मुस्लिम महिलाएं बोर्ड में मेंबर रह चुकी हैं और मिनिमम 2 का प्रोविजन था, उससे ज्यादा भी हो सकती थी। सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि सरकार ने महिलाओं के लिए ऐसा कौन सा नया काम किया जिसका ढिंडोरा सरकार का हर सदस्य पीट रहा है। इस बात की तायीद अगर आपकी तरफ से कोई मुस्लिम महिला करती तो हम उसका यकीन भी करते, लेकिन अफसोस आपकी इतनी लंबी कतार में एक भी मुस्लिम महिला नजर नहीं आती है। सर मैं खुद एक मुस्लिम महिला हूँ, मैं सिर्फ एक मैं माइनॉरिटी महिला हूँ। इस सदन में हम सिर्फ 2 महिलाएं हैं और उस नाते से मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि इस बिल के माध्यम से मुस्लिम महिलाओं को कुछ नहीं मिल रहा है। ये हमें कुछ नहीं देना चाहते, सिर्फ टोकनिज्म हमारे नाम पर बनाकर एक नैरेटिव मीडिया में चलाना चाहते हैं। तो ये बिल मुसलमान की भलाई का नहीं, उनकी पहचान को मिटाने का है। सर अंत में मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि कागजों की कैद में बस नाम रह जाएंगे, वो जो हमारे थे सिर्फ दावे में रह जाएंगे। इस बिल के द्वारा मीठी ईद के जायके को कड़वा करना, यही असली सौगाते मोदी था। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति जी।
ਸਭਾਪਤੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵਕਫ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹਮਦਰਦ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਭਾਪਤੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛੇਦਾਰ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲ ਚ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਹਮਦਰਦ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਯੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਮਐਲਏ ਹੈ, ਸਭਾਪਤੀ ਜੀ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਐਮਐਲਏ मुस्लिम नहीं ते कह रहे हैं जैसे मुसलमानों के बात। तो लोकसभा में बहस जारी है और अभी जो इकरा हसन जो समाजवादी पार्टी की सांसद हैं कैराना से, वो कह रही थी कि टोकनिज्म किया जा रहा है महिलाओं के नाम पर और ये केवल दिया नहीं जा रहा है, बीजेपी जो है वो गलत प्रचार कर रही है। हमारे साथ तीनों मेहमान बने हुए हैं, समय की कमी है, नेहा जी के पास मैं वापस जाऊंगा। नेहा जी, क्या जो आरोप लगा रही हैं कि महिलाओं को कुछ नहीं दिया जा रहा है, इसमें टोकनिज्म किया जा रहा है, क्या कहेंगी? आपकी आवाज भी नहीं आ रही, पता नहीं क्या ग्रहण लगा हुआ है आवाज में जी। हेलो, हाँ जी, अब आ रही है। देखिए मुकेश जी, मैं तो सांसद महोदया इकरा चौधरी जी की बात से बहुत हैरान हूँ। उन्होंने कहा कि अगर यही बिल कोई मुस्लिम पेश करता, कोई मुस्लिम महिला पेश करती, तो हम थोड़ा विश्वास भी करते। वो तो लोकसभा के मंदिर में खड़े होकर एक संवैधानिक पोस्ट पर होकर इतनी बड़ी मुस्लिम पर करते हैं, हम दूसरे व्यक्तियों पर विश्वास नहीं करते। तो ये क्या तो संविधान को मानेंगे, क्या ऐसे संशोधन की तरफ ध्यान देंगे? देखिए, बहुत भ्रम फैलाया जा रहा है मुकेश जी। महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप इस संशोधन में लाया जा रहा है, वो ये है कि अगर कोई व्यक्ति जिसका तलाक हो चुका है और जिसकी पहली बीवी से, तलाकशुदा बीवी से बच्चे भी हों, अगर उसने अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ कर दिया और उसको दे दिया वक्फ बोर्ड में, तो उस पर भी उनके बच्चों का और तलाकशुदा बीवी का, कोई अधिकार नहीं, परिवार की महिलाओं का अधिकार होना चाहिए। क्या ऐसा अमेंडमेंट नहीं होना चाहिए आज की तारीख में? क्या 21वीं सदी में महिलाओं को यह अधिकार, मुस्लिम महिलाओं को यह अधिकार नहीं मिलने चाहिए? क्या उनको जीवन जीने का अच्छा तरीका, अच्छा सलीका और उनको जीवन जीने के लिए ये सभी सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए जो एक हिंदू महिला को मिल रही हैं? जब हिंदू परिवारों के में महिलाओं को संपत्ति पर अधिकार मिल सकता है, तो मुस्लिम परिवारों की महिलाओं को क्यों नहीं? और दूसरी बात यह है कि महिला सदस्य होनी चाहिए, लेकिन किन राज्यों के बोर्ड में और केंद्र के बोर्ड में कितने महिला सदस्यों के रूल को फॉलो किया गया, ये तो आपके सामने है, इतिहास गवाह है। आप लिस्ट उठाकर देखिए कितनी महिलाओं को जगह दी गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए कि जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पर आधारित इस संशोधन को हम ला रहे हैं सामने, तो अब कांग्रेस और अन्य जो विपक्षी पार्टियां हैं, आज वो सच्चर कमेटी की इन संशोधन के साथ क्यों नहीं खड़ी हैं? जबकि सच्चर कमेटी का संशोधन तो इन्होंने ही लाया था, उस समय इसी सपोर्ट में थे। और सबसे बड़ी बात कि जब 2013 में 2014 के चुनाव से जस्ट पहले कांग्रेस की सरकार ने मुस्लिम वोटर्स को लुभाने के लिए इसके अंदर इतने सारे गलत चेंजेस कर दिए, असीमित जो है इनकी पावर्स कर दी, उन पावर्स पर कंट्रोलिंग पावर किसी की नहीं थी। आपके घर पर, मेरे घर पर, किसी के भी घर पर वक्फ बोर्ड का कभी भी अधिकार हो सकता है और प्रूव मुझे और आपको करना पड़ेगा कि ये जमीन जो है ये मेरी है, वक्फ की नहीं है। बिल्कुल, तो उसकी कोई सुनवाई भी नहीं है, उसकी कहीं सुनवाई नहीं हो सकती, सुनवाई वक्फ बोर्ड में ही होगी, उसी ट्रिब्यूनल में होगी। बिल्कुल, दरवाजा नहीं खटखटा सकते हैं। और दूसरी बात देखिए, जब दूसरे धर्म की बात ये करते हैं, सिख धर्म या हिंदू धर्म की बात करते हैं, सिख और हिंदू धर्म में सदियों से सनातन की परंपरा है दसवंध की, जिसको सिखों ने बाद में दसवंध बोला। और ऐसा ही अपनी आय में से एक यूनिट निकालकर हिंदू जो है वो अपने मंदिर में भी हर महीने, हर साल का एक पर्ची कटाते हैं। लेकिन वो संपत्ति जो है उसमें अपनी संपत्ति का अधिकार होता है, अपनी कमाई में से, अपनी नेक कमाई में से। ये साफ लिखा है शास्त्रों में कि अपनी नेक कमाई में से, किसी और की प्रॉपर्टी नहीं। लेकिन वक्फ में तो आपकी और मेरी प्रॉपर्टी भी वक्फ की हो सकती है। ये अधिकार 2013 में जब दिया गया और महिलाओं की स्थिति को, महिलाओं और बच्चों को जो उनके नाम की जो जमीन थी। और एक लास्ट लाइन में कहूंगी, देखिए बहुत सारी सरकारी संपत्ति वक्फ की संपत्ति है। ये आइडिया कहां से आया वक्फ बोर्ड को?
आज देखिए दिल्ली में लुटियन जोन में जहां सबसे महंगी जमीन है, बिल्कुल बिल्कुल 123 संपत्तियां जो है लुटियन जोन में जो है वक्फ बोर्ड को कर दी गई थी। और ये तो है, सबको पता है कि भ्रम फैलाया जा रहा है, क्योंकि सबको पता है कि ये बिल जो है मुसलमानों के हक में है, मुसलमानों के कल्याण के लिए है और इससे मुसलमानों का कल्याण होगा। और अगर बीजेपी ये ले आती है तो शायद मुसलमानों का जो एक कंसंट्रेशन है विपक्षी में वो शायद टूट जाएगा और उनको जो है इसका राजनीतिक फायदा, सियासी फायदा उठाने में दिक्कत होगी। हमारे पास वक्त की कमी है, अभी लोकसभा में चूंकि बहस चली तो लोकसभा भी दिखाएंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए नेहा जी आपका, सैफ अली जी आपका, निहरवा जी आपका, निहोरा प्रसाद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े अपनी महत्वपूर्ण चर्चा में और अपनी बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन अभी लोकसभा में बहस चल रही है संशोधन बिल पे और आज ही जो है इसे वोटिंग के जरिए पास भी करा दिया जाएगा, इसकी उम्मीद है देर शाम तक। और जब तक ये पास नहीं होता तब तक हम आपको ये दिखाते रहेंगे, लोकसभा से सीधी कार्रवाई जो दिखाते रहेंगे। सीधे लिए चलते ही वक्त है, जवाब तो चाहिए तो अभी हम यहां पर खत्म कर रहे हैं, लेकिन सीधे लिए चलते हैं आपको लोकसभा।